Industries are not just about machines, they are about dreams, jobs and a stronger nation. कपड़े जो हम पहनते हैं, कार्स जिसमें हम कंफर्टेबली जाते हैं और शुगर जो हम चाय में डालते हैं, सब इस कहानी के हीरो हैं बच्चों, जिस कहानी का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। नमस्कार बच्चों, मैं हूं कुमार सर और आप देख रहे हैं सोशल बाय कुमार। चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10th NCERT। सफ़र पर साथ चलने से पहले सब्सक्राइब और बेल बटन पर क्लिक कर दे बच्चों, क्योंकि इससे आपके कुमार सर को और जोश मिलता है। और अगर वीडियो पसंद आए, जो यकीनन आएगी ही, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना है बच्चों, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और ज्ञान पर सबका हक होता है। तो शेयर ज़रूर करें। हैप्पी दिवाली बच्चों, हैप्पी दिवाली सर हैप्पी दिवाली। अरे एक मिनट, दिवाली और अभी समझ नहीं आया सर। बच्चों अभी आ जाएगा। सोचो आप मार्केट में गए हो अपने पेरेंट्स के साथ। एवरीवेयर लाइट्स, मिठाई, कपड़े, शूज़, यूटेंसिल्स और छोटे छोटे दियाज बिक रहे हैं। हर जगह भीड़ है और एक स्टूडेंट जिसका इस चैप्टर में नाम हरीश है, अपने मम्मी पापा से पूछता है, ये सब चीज़ें इतनी बड़ी क्वांटिटी में कहाँ से आती हैं? तो उसके पापा जवाब देते हैं, बेटा हरीश, जो शूज़ और क्लोथ्स तुम ले रहे हो वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, बड़े बड़े मशीन्स के साथ। यूटेंशिल्स जैसे बर्तन वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, और जो दिए हम घर सजाने के लिए ले जाते हैं वो तो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में बनते हैं। कुम्हार जी अपने घर पर ही बना लेते हैं। सर, इसका मतलब जब मैं दिवाली पर बाटा के शूज़ खरीदता हूँ तो मैं लार्ज इंडस्ट्री सपोर्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बेटा। और जब तुम कुम्हार जी से दिए बर्तन या दिए खरीदते हो तो तुम अपनी लोकल आत्मनिर्भर भारत वाली हाउस होल्ड इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो। सर, मेरी मम्मी तो हर दिवाली में 500 से ज़्यादा दिए ले आती हैं, मतलब मेरी मम्मी एक इंडस्ट्री सेवर हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी मम्मी तो एक ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमी फ्रेंडली दोनों काम कर रही हैं। सर, तो ये जो स्टील का बर्तन है वो भी किसी छोटी फैक्ट्री में बनता होगा? हाँ बेटा, जमशेदपुर, भिलाई जैसे प्लेसेस से स्टील आता है और उससे यूटेंसिल्स छोटी इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। मतलब एक छोटा सा स्पून भी एक बड़ा इंडस्ट्रियल जर्नी करके आपके घर तक आता है। अमेजिंग सर, हमने तो इस एंगल तक कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि अभी तक आप क्लास 10th के चैप्टर को कुमार सर से नहीं पढ़ रहे थे ना बच्चों, इसलिए। तो बच्चों, एक ही दिवाली शॉपिंग ने हमें बता दिया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज शूज़, क्लोथ्स, शुगर फैक्ट्रीज को कहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूटेंशिल्स, लोकल प्रोडक्शन। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में दियाज, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम। और इसलिए कहा जाता है इंडियाज मार्केट इज इंडियाज मिरर। वट एवर यू सी इन द बाजार इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आर इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट टाइम बच्चों, जब भी आप मार्केट जाओ और एक दिया उठाओ, एक जूता पहनो या एक मिठाई खाओ, याद रखना ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का ही तो तोहफा है। हर दिए के पीछे एक कुम्हार, हर जूते के पीछे एक फैक्ट्री और हर स्पून के पीछे एक छोटी इंडस्ट्री है। रेडी बच्चों? लेट्स डीप डाइव इनटू दिस चैप्टर और समझते हैं हाउ इंडियाज इंडस्ट्रीज शाइन लाइक दिवाली लाइट्स। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। बच्चों सोचो आपके पास एक पेपर का नोटबुक है या एक शाइनी न्यू पेन या फिर शुगर और बिस्किट्स। क्या आप जानते हो कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये एग्जाम्पल आपके सामने आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है बच्चों। पेपर वुड से बनता है, शुगर केन से, आयरन एंड स्टील आयरन ओर से, और एल्यूमिनियम बच्चों बॉक्साइट से। और कपड़े जो हम पहनते हैं
वो भी यार्न से बनते हैं। यार्न मतलब धागा, और धागा भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। मतलब हर प्रोडक्ट का अपना एक जर्नी है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। यही है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। आगे स्क्रीन पर बच्चों, सर तो मतलब जो वर्कर्स स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं या बेकरी में केक बनाते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल बच्चों, और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर वर्कर्स, जो प्राइमरी मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में बदलते हैं। और हाँ, कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट, आईटी सर्विसेज, वो टर्शरी सेक्टर में आते हैं। बट आज हम फोकस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है बच्चों? हमने अभी सेकेंडरी और टर्शरी की तो बात की, पर आप में से किसी ने प्राइमरी नहीं पूछा। सर वो तो हमें पता है, उसमें रॉ मटेरियल्स आता है। वाह, बहुत बढ़िया बच्चों। प्राइमरी सेक्टर मतलब नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन लाइक एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। Secondary sector means manufacturing and construction, transforming raw materials, and the tertiary sector services such as banking, healthcare and education. बहुत बढ़िया। Importance of manufacturing industry जो आपका अगला टॉपिक है बच्चों, उसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट जैसे it modernizes agriculture plus reduces dependence on farming income। सोचो बच्चों, अगर सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंडेंट रहे और क्रॉप्स फेल हो जाएं या प्राइसेस मार्केट में लो हो जाएं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, स्पेशली एग्रो इंडस्ट्रीज मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड, हेल्प फार्मर्स बाय प्रोड्यूसिंग इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, टूल्स, मशीन्स एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें फार्मिंग को मॉडर्न बनाती हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं। इससे फार्मर्स का इनकम डाइवर्सिफाई हो जाता है और वो सिर्फ खेती पे डिपेंडेंट नहीं रहते, ताकि एब्रप्ट टाइम पर अगर कोई नुकसान भी इनको दिखाई देने लग जाता है तो भी किसान की कमर नहीं टूटती। राइट सर, बढ़िया बढ़िया। सेकेंड पॉइंट, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जॉब्स क्रिएट करती हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, भेल हैं, सेल हैं, एनटीपीसी हैं, और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स को ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में स्टैब्लिश किया गया है ताकि वहाँ के लोग भी काम कर सकें, मेहनत से बेहतर पैसे कमाकर बेटर लाइफ जी सकें। इससे रीजनल डिस्पैरिटीज भी कम होती हैं और लोगों की इनकम बढ़ती है, यानी पॉवर्टी कम होती है। समझ गई सर? वेरी गुड बेटा। थर्ड, बूस्ट ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। जब हम अपने मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है, ट्रेड एक्सपैंड होता है और इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। मतलब हमारा नेशन और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनता है। एग्जाम्पल, गारमेंट्स, स्टील मशीनरी एक्सपोर्ट से इंडिया को फॉरेक्स मिलता है। वाह, इंडस्ट्रीज तो कमाल हैं सर। सच में बच्चों, आगे देखते जाओ, ये सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। फोर्थ, वैल्यू एडिशन की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मेन रोल है रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदलना, जैसे आयरन ओर से स्टील, शुगर केन से शुगर और वुड से क्या बच्चों? पेपर। यस, पेपर बच्चों, वेरी गुड। ये वैल्यू एडिशन से वेल्थ क्रिएट होती है और देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। कंट्रीज जो रॉ मटेरियल्स को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं वो ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस होते हैं। बच्चों, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। इंडस्ट्री फार्मिंग को हेल्प करती है और फार्मिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करके, दोनों साथ चल के इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। तो क्या सर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री को हम एक ही कह सकते हैं? बच्चों, एक इन द सेंस जैसे दो जिस्म एक जान होते हैं ना, वैसे ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक जैसे हैं और अलग नहीं। दोनों हाथ में हाथ डाल के ही चलते हैं। सर, तो मतलब इंडिया की प्रॉस्पेरिटी का सीक्रेट यही है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएं और डाइवर्सिफाई करें। एग्जैक्टली बेटा। और ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी काफ़ी नहीं, हमारे गुड्स का क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर होना चाहिए, तभी हम वर्ल्ड मार्केट पे कम्पीट कर पाएंगे। समझ गया सर? बहुत बढ़िया बेटा। तो बच्चों,
याद रखना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ फैक्ट्रीज और मशीन्स नहीं हैं, ये हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, जो जॉब्स, एक्सपोर्ट्स और मॉडर्न लाइफ का बेस भी हैं। हर पेपर, शुगर, स्टील, कपड़ा, हर चीज़ की एक जर्नी है और हम इसी जर्नी को आज एक्सप्लोर करेंगे। पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। आशा करता हूँ बच्चों मज़ा आ रहा होगा। रियली सर, लग ही नहीं रहा कि हम पढ़ रहे हैं। सर ऐसा लग रहा है जैसे हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हुए साथ चल रहे हों। मैनी थैंक्स बच्चों, आप जैसे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चों ने मुझे ऐसा ही फीडबैक दिया है मेरे लाइव सेशंस में। आपका ये एहसास आगे और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सोचो, अपने डेली लाइफ में आप क्या क्या यूज़ करते हो? ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैच बॉक्स, स्कूटर्स, कार्स, मेडिसिन्स। अरे ये लिस्ट तो एंडलेस है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों, वो इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर इनको क्लासिफाई करेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। अगर हम इन सब इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई कर दें तो समझना इजी हो जाता है ना कि कौन सा इंडस्ट्री क्या काम करता है और कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। सर, सबसे पहले हम इंडस्ट्रीज़ को सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं ना? एब्सोल्युटली बेटा। पहला डिवीज़न है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये फार्म प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, वुल, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल्स। सर, तो रेमंड्स और अमूल भी एग्रो बेस्ड ही है ना? एग्जैक्टली बेटा। कॉटन और क्लॉथ्स और मिल्क ऑयल फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स दोनों एग्रो बेस्ड हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है बच्चों मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये मिनरल्स और ओर्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। बच्चों, मिनरल से बनता है मशीनरी और स्टील से बनती है इंडिया की बैकबोन। अकॉर्डिंग टू द मेन रोल बच्चों, बेसिक और की इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं दूसरे गुड्स बनाने के लिए। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो डायरेक्ट यूज़ के लिए गुड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस। सर, टूथपेस्ट भी इंडस्ट्री से आती है? बिल्कुल, हर स्मॉल आइटम का भी इंडस्ट्रियल जर्नी होता है। तो और थर्ड है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहां मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक अलाउड है। एग्जाम्पल स्मॉल गारमेंट यूनिट्स, स्मॉल यूटेंसिल फैक्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बच्चों पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर होता है, प्लस कोऑपरेटिव सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के ओन इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल भेल, सेल। प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स ओन्ड, एग्जाम्पल टिस्को, बजाज ऑटो, डाबर। जॉइंट सेक्टर जॉइंटली रन बाय गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, एग्जाम्पल इंडियन ऑयल। कोऑपरेटिव सेक्टर प्रोड्यूसर्स, वर्कर्स मिल के चलाते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कोयल इंडस्ट्री इन केरला। बच्चों, ओनरशिप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन याद रखना इजी है। पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव। 4 टाइप्स, 1 लाइन और एग्जाम रेडी। फिफ्थ, बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। हैवी इंडस्ट्रीज किसको कहते हैं? जहाँ पे बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स, बिग फिनिश्ड गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, सीमेंट। लाइट इंडस्ट्रीज में लाइट रॉ मटेरियल्स होते हैं, गुड्स भी लाइट प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल गुड्स, टॉयज, शेविंग मशीन्स। हैवी इंडस्ट्रीज बिल्ड द बैकबोन एंड लाइट इंडस्ट्रीज ऐड कन्वीनियंस टू लाइफ। तो बच्चों, आज हमने देखा कि इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, रॉ मटेरियल, रोल, कैपिटल, ओनरशिप और वेट के बेसिस पर। याद रखें, हर प्रोडक्ट की एक इंडस्ट्रियल जर्नी होती है और यही है हमारी इकोनॉमिक बैकबोन जिसको ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। बच्चों, अब एक बहुत ही सिंपल एक्टिविटी आपके सामने आपकी बुक में दी गई है, स्क्रीन पर आपके सामने है। आप बड़ी ही आसानी से ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एक बार कोशिश करें, आपके लिए आपकी स्क्रीन पर मैंने इसका आंसर भी डिस्प्ले में लगा दिया है। हैवी इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं ऑयल, ब्रासवेयर, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, सीविंग मशीन क्वालिफाई करेंगे। और लाइट इंडस्ट्रीज में बच्चों निटिंग नीडल्स, फ्यूजेस, वॉचेस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, पेंट ब्रशेस क्वालिफाई करेंगे। सर, ऑयल हैवी में क्यों काउंट हो रहा है? बहुत ही मैच्योर सवाल है बच्चे, वेरी गुड। बच्चों, ऑयल इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, लार्ज स्केल इक्विपमेंट लगते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस चलते हैं, एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग के लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैवी इंडस्ट्रीज़ के होते हैं। मतलब ये इंडस्ट्रीज़ मेनली रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं दूसरे सेक्टर्स के लिए। ऑन द अदर हैंड, लाइट इंडस्ट्रीज छोटी स्केल की प्रोडक्शन करते हैं कंज्यूमर गुड्स के लिए और इनमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल गुड्स, टॉयज, सेविंग मशीन्स, स्टेशनरी, स्टैंडर्ड मशीनरी और कम इन्वेस्टमेंट से ही काम हो जाता है। हैवी इंडस्ट्रीज इसीलिए बच्चों बैकबोन बनती है, लाइट इंडस्ट्रीज इसीलिए लाइफ को कन्वीनियंट बनाती हैं। अगला टॉपिक है बच्चों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपके सामने स्क्रीन पर। बच्चों, अब हम बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की पहले, मतलब वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर एडिबल ऑयल्स, और ये लिस्ट इतनी ही नहीं और भी बड़ी लंबी है बच्चों। इन सब में स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी में बहुत यूनिक पोजीशन होल्ड करती है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत कंट्रीब्यूट करती है, काफ़ी सारी जॉब्स क्रिएट करती है फार्म से लेकर फैक्ट्री तक, और बड़े वॉल्यूम में फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करती है। और सबसे खास बात, ये इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट है, मतलब आत्मनिर्भर, यानी रॉ मटेरियल से लेके हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट तक का कंप्लीट चेन इंडिया के अपने पास है। सर, और कॉटन टेक्सटाइल्स का हिस्ट्री क्या है? श्योर बेटा, एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल्स हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग से बनते थे, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले लूम्स आ गए, और ब्रिटिश मिल मेड, मतलब अंग्रेजों की फैक्ट्रीज में बने हुए कपड़ों ने हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बड़ा चैलेंज दे दिया। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इंडिया में मुंबई में लगाई गई 1854। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के इफेक्ट से यूरोप में क्लोथ्स की बहुत डिमांड हुई। जब ब्रिटिशर्स वॉर्स में इन्वॉल्व हो गए तो उनके यहाँ की फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन स्लो हो गया, जिससे इंडियन मिल्स को बहुत ऑर्डर्स मिले और फिर से यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत बूस्ट मिला और ये बहुत ग्रो हुए। सर, फिर ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में ही सबसे ज़्यादा क्यों कंसंट्रेटेड है? वाह बेटा, ग्रेट क्वेश्चन। फैक्टर्स थे बच्चों, जैसे रॉ कॉटन की बेस्ट क्वालिटी एंड अबंडेंस में अवेलेबिलिटी, पूरी कॉटन बेल्ट ही कह सकते हो आप वहाँ पर है। मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, क्योंकि पोर्ट्स मतलब समुद्री बंदरगाह थे और आज भी हैं फॉर इजी एक्सेस, चीप एंड इनफ लेबर अवेलेबिलिटी, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉइस्ट क्लाइमेट, कॉटन वीविंग के लिए जो परफेक्ट होता है। मॉइस्ट क्लाइमेट का मतलब नमी वाला क्लाइमेट बच्चों। प्लस से इंडस्ट्री डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई भी है, जैसे फार्मर से, कॉटन वॉल प्लकर्स से, वर्कर्स से इन्वॉल्व इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग और सीविंग। तो बच्चों, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सुपर कनेक्टर है फार्म से फैक्ट्री और फैक्ट्री से मार्केट तक। सर, स्पिनिंग और वीविंग में क्या डिफरेंस है? शाबाश बेटा, मुझे लगता है आप सबको वाकई मज़ा आ रहा है। हाँ सर, मन में काफ़ी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और आपके आंसर्स उन्हें बखूबी सॉल्व भी कर रहे हैं। बच्चों, सवाल आना आपके इंटरेस्ट की निशानी है एंड आई एम सो हैप्पी कि इस सफ़र में मेरे सारे बच्चे मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो आंसर है कि स्पिनिंग में यान मतलब धागा बनाया जाता है, ये सेंट्रलाइज्ड होता है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में। वीविंग में यान से फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाया जाता है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है ताकि ट्रेडिशनल स्किल्स और डिज़ाइंस प्रिजर्व हो सकें, जैसे खादी, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी।
ओह, मतलब वीविंग में हमारे आर्टिशंस की स्किल काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल है बच्चों। और इसी वजह से हैंडलूम और पावरलूम एम्प्लॉयमेंट का बड़ा सोर्स है हमारे रूरल विलेज एरियाज़ के लिए। सर, गांधी जी ने खादी और हैंडस्पन यान पे इतना जोर क्यों दिया था? बच्चों, महात्मा गांधी जी ने खादी को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और विलेज एम्प्लॉयमेंट का सिंबल बनाया था। हैंडस्पन खादी लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा था, घर घर तक रूरल आर्टिशंस को सरवाइव करने का मौका दिया। कॉलोनियल ब्रिटिश मिल से इंडिपेंडेंस का बेहतरीन टूल साबित हुआ। और इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि मिल सेक्टर में सिर्फ पावर लूम ही कम्प्लीटली ना एस्टैब्लिश हो जाए, बल्कि हैंडलूम का अपना रेलेवेंट योगदान बना रहे, क्योंकि हैंडलूम एम्प्लॉयमेंट और ट्रेडिशनल स्किल्स दोनों को प्रिजर्व करते हैं। तो बेटा, कह सकते हैं ना, खादी सिर्फ कपड़ा ही नहीं, एक मूवमेंट और लिवलीहुड का सिंबल भी था। वाह, कितनी दूर की सोच थी गांधी जी की। बेटा, ऐसे ही वो राष्ट्रपिता नहीं कहलाते, उनके बहुत सारे काम काफ़ी ज़्यादा सराहनीय हैं। तो बच्चों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कंक्लूड करते हुए, ये हमारे लिए सिर्फ कपड़ा ही नहीं बनाते, ये जॉब्स क्रिएट करते हैं, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और गांधी जी के विज़न को भी जिंदा रखते हैं। कैसा लगा अब तक का सफ़र? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जूट और शुगर इंडस्ट्री। सर, इंडिया जूट में कहाँ स्टैंड करता है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ जूट और जूट गुड्स का, लेकिन एक्सपोर्ट पे हम सेकंड नंबर पर हैं बांग्लादेश के बाद। मतलब दुनिया का जूट बाजार इंडिया और बांग्लादेश ही चलाते हैं। सर, पर पहला जूट मिल कब लगा होगा? ये तो एक हिस्टोरिक फैक्ट है बेटा। 1855 में रिश्रा, कोलकाता के पास पहला जूट मिल सेट हुआ था। लेकिन पार्टीशन के बाद 1947 के बाद इसका क्या हुआ? जूट मिल्स इंडिया में रहे, पर 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चला गया बांग्लादेश। इसी वजह से थोड़ा डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। सर, जूट मिल्स हुगली के पास ही क्यों कॉन्सेंट्रेटेड हैं? वाह, बड़ी ज़रूरी बात पूछी है आपने बेटा। हुगली बेसिन में मिल्स इसलिए क्लस्टर्ड हैं क्योंकि रॉ जूट पास ही में मिल जाता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट और रेल रोड नेटवर्क भी अवेलेबल है। हुगली रिवर से अबंडेंट पानी प्रोसेसिंग के लिए मिलता है। चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है फ्रॉम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश से। कोलकाता एक बहुत ही बड़ा अर्बन सेंटर है जहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज़ एक्सपोर्ट के लिए बड़ी आसानी से अवेलेबल हैं। तो बच्चों, जूट इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही चूँकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आसानी से याद रखने के लिए और रिकॉल करने के लिए आपके सामने येलो बॉक्स में एक ट्रिक मैंने दी हुई है। रॉ हुगली वाटर चीप कोलकाता में ही मिलता है, ऐसे आप फनी वे में याद कर सकते हैं। फिर से बोलता हूँ, रॉ हुगली वाटर चीप कोलकाता में ही मिलता है। तो में ही मिलता है को आप साइलेंट कर दो। रॉ हुगली वाटर चीप कोलकाता, आप देख सकते हो हर पहला लेटर से आपको एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म मिल जाएगा। आर फॉर रॉ जूट नियर बाय। एच फॉर हुगली, हुगली रिवर का वाटर ट्रांसपोर्ट। डब्ल्यू फॉर वाटर, प्रोसेसिंग के लिए अबंडेंट पानी। सी फॉर चीप, चीप लेबर फ्रॉम बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। के फॉर कोलकाता, जो कि आज का कैलकाटा है, फॉर बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस प्लस पोर्ट फैसिलिटीज़। सर वाह, ये तो एकदम मस्त लग रहा है, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। सर, मुझे तो आपके एक्सप्लेनेशन और इस ट्रिक के बाद जूट इंडस्ट्री को लेकर अभी आंसर लिखने का मन कर रहा है। सर, मुझे तो ये 2 के टेबल जैसा याद हो गया, ऐसा लग रहा है। सुपर बच्चों, इसी बात के लिए तो आपके कुमार सर फेमस हैं। पूरा चैप्टर क्लास में ही याद हो जाता है और आप सब हो ही इतने समझदार। बहुत बहुत थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके सामने मैप पर कॉटन, वुल और सिल्क इंडस्ट्री के काफ़ी सारे सेंटर्स मार्क्ड हैं। इन सबको एक साथ याद करना मुश्किल होता है, पर मैंने इन्हें भी सुपर इंटरेस्टिंग बना दिया है। देखो, इन ट्रिक से आपको ये भी तुरंत याद हो जाएंगे। सबसे पहले मैप में मैंने दिखाया है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ दीज थ्री कॉटन के लिए कि पहली मिल मुंबई में लगी इन 1854। आप देखो टॉप लाइन इसी से शुरू हो रही है। ये इसलिए मार्क करने में आता है कॉटन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो पहली मिल मुंबई में लगी थी 1854, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मुंबई को मार्क कर दिया है। देन अहमदाबाद, यहाँ पर देखिए, जिसे हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। वुल के लिए लुधियाना, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये वुल के लिए है, लुधियाना इसको हम मैनचेस्टर ऑफ वुल कहते हैं। तो मैनचेस्टर ऑफ वुल, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इन सब नाम से भी क्वेश्चन आता है बच्चों। और सिल्क के लिए नीचे का साउथ का एरिया आप देखो, कर्नाटका, लार्ज मलबरी सिल्क प्रोड्यूसर, और टॉप में जम्मू एंड कश्मीर, बेस्ट क्वालिटी नेचुरल सिल्क के लिए। डिटेल्स में आपके सामने फिर से मैंने 3 पार्ट में इसको बाइफरकेट किया है, कॉटन का अलग, वुल का अलग और सिल्क का अलग। आप देख सकते हैं सभी सेक्शन एक फनी ट्रिक के साथ है, जिससे आप बहुत आसानी से सीक्वेंस को रिकॉल कर सकते हैं। और कॉटन के लिए ट्रिक है माई अमेजिंग स्मार्ट सिटी कीप्स कॉटन खास, इसमें कॉटन का सी साइलेंट रहेगा बच्चों। तो M फॉर मुंबई, A फॉर अहमदाबाद, S फॉर सूरत, C फॉर कोयम्बटूर, K फॉर कानपुर, और उसके बाद का कॉटन का सी साइलेंट रखते हुए खास के K पे पहुंच जाना है, मतलब कोलकाता। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लवली एंड सॉफ्ट जैकेट्स आप याद रखिए। तो L फॉर लुधियाना, A फॉर अमृतसर, S फॉर श्रीनगर, J फॉर जामनगर। सिल्क के लिए माई ब्यूटीफुल कोटा मार्केट याद रखें। तो M फॉर मैसूरू, B फॉर बेंगलुरु, K फॉर कांचीपुरम एंड M फॉर मुर्शिदाबाद। सर सच में कितना आसान कर दिया आपने इतने डेंस मैप को। बच्चों ये आप सभी का प्यार और विश्वास ही है जो मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाकर आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। सफ़र मज़ेदार हो तो पता ही नहीं चलता कब मंजिल तक पहुंच गए। वेरी ट्रू सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब चलते हैं हम शुगर इंडस्ट्री की तरफ। सर इंडिया शुगर में कहाँ पर स्टैंड करता है? देखो इंडिया सेकेंड लार्ज शुगर प्रोड्यूसर है दुनिया में, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम गुड़ और खंडसारी में नंबर 1 है। सर शुगर इंडस्ट्री को सीजनल क्यों बोला जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। शुगर मिल्स सिर्फ शुगर केन क्रशिंग सीजन में ही चलती हैं। जब केन रेडी हो जाता है तभी प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, इसी वजह से ये सीजनल इंडस्ट्री है। और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए बेस्ट सूटेड भी, क्योंकि कोऑपरेटिव्स फार्मर्स के ग्रुप से बनती है जो सीजन बाय सीजन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। सर मिल्स नॉर्थ इंडिया से साउथ वेस्ट इंडिया की तरफ शिफ्ट क्यों हो रही है? मैं चैप्टर में देख पा रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही प्यारा ऑब्जर्वेशन है बेटा। साउथ और वेस्ट स्पेशली महाराष्ट्र का शुगर केन ज़्यादा सुक्रोज कंटेंट वाला होता है, मतलब बहुत बेहतर क्वालिटी का होता है। वहाँ का कूलर क्लाइमेट, ठंडा मौसम, लॉन्गर क्रशिंग सीजन देता है। और कोऑपरेटिव मॉडल महाराष्ट्र में बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसी वजह से आज शुगर मिल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्थ से शिफ्ट होकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु के साइड आ रहा है। शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ से साउथ वेस्ट शिफ्ट को आसानी से कैसे याद रखेंगे बच्चों? स्वीट कूल सक्सेस, है ना। फनी फॉर्म क्या हो सकता है? शुगर केन ने बोला मुझे साउथ ले चलो, वहाँ स्वीट ज़्यादा है, कूल क्लाइमेट है और सक्सेस कोऑपरेटिव मॉडल है। तो स्वीट, हायर सुक्रोज कंटेंट, कूल से कूलर क्लाइमेट फॉर लॉन्गर क्रशिंग सीजन, सक्सेस कोऑपरेटिव मॉडल इज वेरी सक्सेसफुल। वाह सर, ये भी बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छे बेटा। सो बच्चों जूट और शुगर दोनों इंडस्ट्रीज हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बैकबोन है। एक देश की पहचान बनाती है और दूसरी देश का स्वीटनेस इंडेक्स मेंटेन करती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सिंपल सी डेफिनेशन है जो इंडस्ट्रीज मिनरल्स और मेटल्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती है, उन्हें बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल आयरन स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइज़र, ऑटोमोबाइल, IT इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत हैं। आयरन एंड स्टील, सर इसको बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है? वाह, बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा। इसको समझने के लिए आप बताओ
कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आयरन या स्टील किसी का यूज़ ना होता हो। सर इंडस्ट्री मतलब कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल तो होता ही होगा। अगर मैं एक प्लास्टिक का टॉय भी सोच लूँ तो स्प्रिंग आयरन या स्टील की तो होगी ही। क्या जिस मशीन पर यह बनते होंगे वो आयरन या स्टील के होंगे? हाँ सर, इवन क्लोथ का भी टॉय अगर होगा तो स्टील की स्विंग मशीन पर ही सिला गया होगा। सर कोई भी प्रोडक्ट हो, रॉ मटेरियल से लेकर प्रोसेस गुड तक, मशीन्स और ट्रांसपोर्टेशन, सब में तो आयरन एंड स्टील लगता ही है। ऑसम बच्चों, तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही ढूंढ लिया। यस सर। इसे और ड्रिल डाउन करने के लिए एक एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल सच गुड्स मेड ऑफ स्टील दैट यू कैन थिंक ऑफ, आपके सामने स्क्रीन पर है। Household and daily use, construction and infrastructure, transportation, machinery and tools, and many other usages of iron or steel is actually required. सच में सर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इसके बिना बन ही नहीं सकते। इसलिए बच्चों मैंने एक लिस्ट आपके सामने आपको हेल्प करने के लिए डिस्प्ले में लगाई है। आप इसके अलावा भी और जो सोच सकते हैं सोचें और आप पाएंगे कि आयरन या स्टील का उपयोग हो ही रहा होगा। सर आयरन स्टील के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती ना? नहीं बेटा, चाहे हैवी हो, मीडियम हो या लाइट, मशीन्स, टूल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट, व्हीकल्स, सब में आयरन या स्टील या दोनों चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इसको कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। वाह सर, मज़ा आ गया बेटा, आना ही चाहिए। सर ये हैवी इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि बेटा रॉ मटेरियल भी तो हैवी है और फिनिश प्रोडक्ट भी हैवी है। रॉ मटेरियल जैसे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, और जब ये फिनिश प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं तो भी बहुत बड़े वॉल्यूम में निकलते हैं, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। और एक रेशियो याद रखना बच्चों, आयरन ओर इज टू कुकिंग कोल इज टू लाइमस्टोन का, विच इज़ 4:2:1। थोड़ा मैंगनीज भी ऐड करते हैं स्टील को हार्ड बनाने के लिए। स्टील प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टील प्रोडक्शन इज इक्वल टू आयरन ओर विच गिव्स पिग आयरन, गिव्स स्टील, गिव्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स with limestone for purification and coke as the fuel. Noted सर। सर ये स्टील प्लांट्स कहाँ पर लगते हैं? ज़रूर बेटा, आओ देखते हैं। सर बेस्ट जगह है छोटा नागपुर प्लेटू। हाँ बेटा, आप इन्हें मैप पर देख भी पा रहे होंगे, एंड वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अब सवाल आता है छोटा नागपुर प्लेटू में ही क्यों? क्योंकि यहाँ चीप आयरन ओर मिलता है, रॉ मटेरियल्स पास में ही मिल जाते हैं, चीप लेबर हैं और बड़ा होम मार्केट है। इसलिए जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला जैसे स्टील प्लांट्स इसी रीजन में हैं। बच्चों आपको आसानी से याद करने के लिए, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है आपके स्क्रीन पर, बट स्टिल आप याद रख सकते हैं। बिग जंपिंग बेयर्स डांस रैपिडली बट वेरी वेरी बोल्डली सिली। अगेन एज यूजुअल, फर्स्ट लेटर इज the acting abbreviation, B for Bokaro, J for Jamshedpur, B for Burnpur, D for Durgapur, R for Raurkela, B for Bhilai, V for Vishakhapatnam, V for Vijayanagar, B for Bhadravati and S for Salem। बच्चों ये स्टेट वाइज भी मैंने स्ट्रक्चर में डाला है। आप देखो, ये झारखंड से शुरू होता हुआ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से शुरू होता हुआ आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, साथ साथ में आपका तमिलनाडु तक गया हुआ है। तो आप स्टेट वाइज सीक्वेंस भी याद करोगे तो आपको बहुत इजी होगा इसको मार्क करने में और लोकेट करने में भी। नाइस सर, थैंक्स, कूल बेटा। आगे चलते हैं। अब अगला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बच्चों, एल्यूमिनियम को बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं। एल्यूमिनियम को हम वंडर मेटल भी बोलते हैं क्योंकि लाइट होता है, रस्ट प्रूफ होता है, हीट कंडक्टर भी होता है, और जब एलॉयज बनाते हैं तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एयरप्लेन्स, वायर्स, यूटेंसिल्स सब में इस्तेमाल होता है। और स्टील
कॉपर और जिंक का सब्स्टिट्यूट के रूप में बखूबी काम आता है। सर कौन से स्टेट्स में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती होगी? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, एक लाल रंग का बल्की रॉक। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, इस इंडस्ट्री को चाहिए सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल की कांस्टेंट सप्लाई आसपास से। सच में वंडरफुल मेटल है सर, ट्रूली बच्चों। अगला टॉपिक है केमिकल इंडस्ट्री। बच्चों ये इंडस्ट्री तो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसमें दो बड़े कैटेगरीज होती हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, ये फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, सोप्स, ग्लास, डिटर्जेंट्स और पेपर को बनाने में काम आते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स को कहते हैं लाइक पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं फॉर सिंथेटिक फाइबर्स, रबर, प्लास्टिक्स, ड्रग्स, डाइज एंड इन फार्मा। सर ये केमिकल प्लांट्स हर जगह क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा केमिकल्स की ज़रूरत सबको होती है। फर्टिलाइजर्स के लिए फार्मर्स को, प्लास्टिक और पेंट इंडस्ट्रीज़ को, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल्स को, डिमांड हर जगह है, इसलिए फैक्ट्रीज भी हर जगह पर फैली हुई हैं। और इसीलिए सर इतनी ज़्यादा डिमांड और उसकी सप्लाई पूरे करने के लिए ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री कहलाती है। बहुत खूब बेटा, वंडरफुल। बच्चों अब स्क्रीन पर आप फिगर 6.4 को देख सकते हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझेंगे हम एल्युमिनियम के प्रोडक्शन को। देखो 1 टन एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए? स्टेप 1 बॉक्साइट माइनिंग में हमें चाहिए लगभग 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट। स्टेप 2 रिफाइनिंग में इस बॉक्साइट से बनता है लगभग 2 टन्स ऑफ एलुमिना, Al2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। स्टेप 3 स्मेल्टिंग में फाइनली इस एलुमिना को इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्रोसेस करके बनता है 1 टन ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। मतलब आपको याद रखना है 4 to 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट गिव्स 2 टन ऑफ एल्यूमिना गिव्स 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। इसका रेशियो भी याद रख सकते हैं आप लोग, 4:2:1। की पॉइंट क्या रहेगा बच्चों? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को कहते हैं रॉ मटेरियल और एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें बॉक्साइट भी ज़्यादा लगता है और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत चाहिए होती है। इसलिए एल्यूमिनियम के स्मेल्टर्स हमेशा वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ चीप इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो और बॉक्साइट काफ़ी तादाद में आसपास ही अवेलेबल हो। एल्यूमिनियम का असली फॉर्मूला है बच्चों बल्क रॉ मटेरियल प्लस बल्क में बिजली टू हैव शाइनी शाइनी एल्यूमिनियम। वाह सर, सो सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू बेटा। ऐसे सुपर इजी तरीकों से आपके सफ़र को सरल बनाना ही तो आपके कुमार सर का की ऑब्जेक्टिव है। थोड़ा सा और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे डिटेल में समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बच्चों फिगर 6.5 में हम समझेंगे एल्यूमिनियम की डिटेल जर्नी, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट्स तक। रॉ मटेरियल बॉक्साइट आपका फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से। ये एक बल्की रॉ मटेरियल है जो क्वेरीज से निकलता है। बॉक्साइट इतना बल्की होता है कि इसे रेल या शिप से स्मेल्टर तक ले जाया जाता है। स्टेप 2 रिफाइनिंग का होता है, मतलब एल्यूमिना प्रोडक्शन। रिफाइनरी में बॉक्साइट को क्रश करके उसमें से निकालते हैं एल्यूमिना, मतलब Al2O3। इस स्टेज पे हमें चाहिए कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स जैसे कैल्साइंड पेट्रोलियम कोक रिफाइनरी से, पिच कोलिरी से। स्टेप 3 स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टर। अब एल्यूमिना को ले जाया जाता है स्मेल्टर में। यहाँ पे यूज़ होता है क्रायोलाइट, जो मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी। सोचो बच्चों, 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए लगभग 18,600 किलोवाट बिजली चाहिए होती है। इस प्रोसेस के बाद मिलता है प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम। स्टेप 4 इज ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये मोल्टेन एल्यूमिनियम को कास्ट करके बनाया जाता है इनगॉट्स में, और फिर इन्हीं इनगॉट से बनते हैं वायर्स, यूटेंसिल्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स और डेली लाइफ प्रोडक्ट्स।
की पॉइंट्स क्या रहेगा बच्चों? एल्यूमिनियम प्रोडक्शन इक्वल्स टू रॉ मटेरियल प्लस इंटेंस एनर्जी। स्मेल्टर्स वही बनते हैं जहाँ चीप इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। रेशियो याद रखना है आपको, 4:2:1, 4 to 6 tons of bauxite gives 2 tons of alumina gives 1 ton of aluminium. सिंपल फॉर्मूला कह सकते हैं, बॉक्साइट गिव्स एलुमिना गिव्स स्मेल्टर प्लस बिजली या इलेक्ट्रिसिटी गिव्स एल्यूमिनियम इनगॉट्स गिव्स प्रोडक्ट्स। बॉक्साइट्स से स्टार्ट होता है सफ़र और एल्यूमिनियम इनगॉट बनकर ख़त्म होता है। यही है एक बल्कि रॉ मटेरियल की शाइनी कहानी बच्चों। सर ये इनगॉट एक्चुअली क्या होता है? बहुत खूब बेटा, स्क्रीन पर ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले में इसे लगा रखा है, आप देखो ऑन द टॉप राइट हैंड साइड। एल्यूमिनियम इनगॉट एक सॉलिड ब्लॉक या बार होता है, जैसा आप देख सकते हैं, जो मोल्टेन एल्यूमिनियम को कास्ट करके बनाया जाता है। इसे स्टैंडर्ड शेप में बनाया जाता है ताकि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। यही इनगॉट्स आगे जाके नए एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। सिंपल वर्ड्स में इनगॉट मतलब एल्यूमिनियम का बड़ा ब्रिक जो ईजिली स्टोर और ट्रांसपोर्ट हो सके और जिसे यूटेंसिल्स, वायर और मशीन्स बनाया जा सके। वेरी कूल सर, मैं समझ गई, बहुत अच्छे बेटा। अब नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस। फर्टिलाइजर्स मैक्सिमम वहाँ यूज़ होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बूम करती चली गई। मेन टाइप्स हैं नाइट्रोजनस यूरिया, फॉस्फेटिक डैप मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, और कॉम्प्लेक्स NPK नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटैश। पोटैश हम इंपोर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया में इसका रिजर्व नहीं है। मेन सेंटर्स का कौन कौन से हैं बच्चों? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्शन, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, MP, कर्नाटका। अरे सर बस बस कितने सारे हैं, तो पूरा हिंदुस्तान ही आपने कवर कर दिया। हाँ बेटा, क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ लैंड ऑफ विलेजेस। बहुत बड़ी जगह, स्पेस हमारे देश की विलेजेस ऑक्यूपाई करते हैं, खेत ऑक्यूपाई करते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेट्स आपको इसमें दिखाई देंगे। अब बात करते हैं बच्चों आगे सीमेंट इंडस्ट्री की। बच्चों आज बिना सीमेंट के कोई कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो क्या? आई डोंट थिंक सर। नहीं सर, मुझे भी नहीं लगता। आप दोनों सही हो बच्चों। हाउसेस, डैम्स, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, सब में तो सीमेंट यूज़ होता है। रॉ मटेरियल लगता है इसको बनाने में लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। एनर्जी के लिए कोल और पावर, और ट्रांसपोर्ट के लिए रेल नेटवर्क। सर सबसे पहला सीमेंट प्लांट कब बना होगा? बच्चों 1904 में चेन्नई में, और आज इंडिया सीमेंट प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में है। स्पेशल बात, गुजरात के सीमेंट प्लांट्स तो गल्फ कंट्रीज तक को एक्सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 125 सालों में ये हमारी सीमेंट को लेके ग्रोथ है। सर UAE जैसे स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल कंट्रीज को भी, करेक्ट बेटा, सिर्फ UAE ही नहीं, कतर और सऊदी अरेबिया को भी, इंक्लूडिंग बहरीन, कुवैत एंड ओमान। वाओ सर, कूल है ना बच्चों। बच्चों अब एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, आपके सामने स्क्रीन पर है। वेयर वुड इट बी इकोनॉमिकली वायबल टू सेट अप द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स? सीमेंट बनाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है रॉ मटेरियल विच इज़ लाइमस्टोन, और ट्रांसपोर्ट करना इसको महंगा पड़ता है। इसलिए गुजरात में सीमेंट यूनिट्स उन जगहों पर इकोनॉमिकली वायबल थी जहां पर रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता हो। तो गुजरात में ये आसानी से मिल भी जाता है। कहाँ पर? कच्छ, जामनगर और सूरत रीजन में तो ये बहुत अबंडेंस में है। मार्केट एक्सेस स्ट्रॉन्ग हो, गुजरात का रोड, रेल और पोर्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़े नेटवर्क के साथ स्टैब्लिश्ड है, जो सिटीज़ और एक्सपोर्ट मार्केट्स तक सीमेंट पहुंचाने को सुपर इजी बनाता है। और सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या हैं? यहाँ पावर, लेबर और इंडस्ट्री फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छे से अवेलेबल किया गया है। सिंपल शब्दों में बच्चों, गुजरात में इसलिए क्योंकि गुजरात में सीमेंट प्लांट लगाना
बहुत आसान था, बहुत उपयोगी साबित होता, क्योंकि यहाँ पर लाइमस्टोन्स के डिपॉजिट्स पास में हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, ट्रांसपोर्ट मार्केट की सुविधा उपलब्ध है, ताकि कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों में हमें बेहतरी प्राप्त हो सके, कॉस्ट हमारा कम हो जाए, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो जाए, और गुजरात में ये सब भरपूर अवेलेबल है। एक और सिंपल एक्टिविटी आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई है बच्चों। फाइंड आउट वेयर द प्लांट्स आर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम्स। तो अब गुजरात के बाहर कहाँ कहाँ पे है ये पूछा गया है, विच इज़ वेरी इजी। आंसर है जैसे आंध्र प्रदेश, कृष्णा एंड गुंटूर रीजन्स, राजस्थान की बात करें तो कोटा एंड जयपुर, तमिलनाडु की बात करें तो अरियालुर, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो चुनार और मिर्ज़ापुर। ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर, वेरी थैंक्स बच्चों। अब स्क्रीन पर देख रहे हैं आप एक ऐसी इंडस्ट्री जो डायरेक्टली हर घर से कनेक्टेड है। सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया बेटा। चाहे ट्रक हो, बस हो, कार हो, स्कूटर हो या 3 व्हीलर हो, सब यहाँ बनते हैं। और बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, यानी फॉरेन कंट्रीज़ को इंडिया में जब इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली, ट्रेड करने की फ्रीडम मिली, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नए नए मॉडल्स आए और डिमांड एकदम बूम पर चली गई। सर इसका मतलब 1991 से पहले कार्स और बाइक्स की कम वैरायटी थी? बिल्कुल सही बेटा, पहले लिमिटेड मॉडल्स ही थे, जैसे कार्स में एम्बेसडर और स्कूटर्स में बजाज। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद मारुति, hyundai, होंडा, टाटा, महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ने मार्केट को कलरफुल बना दिया। सर ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, मेन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे इंडिया में? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के मेन सेंटर्स हैं दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर। ये हब्स इसलिए बने क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर और मार्केट सब अवेलेबल है। सर इतना बड़ा नेटवर्क है, इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होता होगा? बहुत बढ़िया पॉइंट पूछा बेटा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ रोजगार ही नहीं देती, बल्कि रबर, गैस, पेंट जैसे और इंडस्ट्रीज़ को भी चलाती है। मतलब एक कार बनाने के लिए हज़ारों छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज जुड़ जाती हैं, इसलिए इसे हम एक लिंकेज इंडस्ट्री भी कहते हैं। अमेजिंग सर, ट्रूली बच्चों। अब चलते हैं एकदम मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री। इसमें प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे टीवीज़, रेडियो, कंप्यूटर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, रडार्स, बेसिकली सब कुछ जो आपके घर और ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफिस में आपको मालूम चलते हों, दिखाई देते हों। और अब एक छोटा सा क्विज वाला क्वेश्चन, गेस करो इंडिया का सिलिकॉन वैली क्या है? सर बेंगलुरु, बिल्कुल सही, आप सबको पता है। हाँ सर, इट इज़ वेरी कॉमन। वेरी गुड बच्चों, बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ से आईटी एक्सपोर्ट्स पूरे वर्ल्ड में जाते हैं। सर सिर्फ बेंगलुरु ही इम्पोर्टेंट है क्या और भी सेंटर्स हैं? गुड क्वेश्चन। बेंगलुरु के अलावा और भी इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं लाइक मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, लखनऊ एंड नोएडा। ये सब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए मशहूर हैं। सर इसका यूथ और स्टूडेंट्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ होगा? बहुत बढ़िया बेटा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। इंजीनियर्स, कोडर्स, डिज़ाइनर्स, कॉल सेंटर स्टाफ, सबको जॉब्स मिली हैं। और हाँ, जब भी आप जूम क्लास में लग जाते हो या वीडियो कॉल पे बात करते हो और अगर वो कॉल क्रैश हो जाए तो ब्लेम बेंगलुरु के आईटी सिस्टम पे ही जाता है। सर मतलब हमारे फ़ोन्स और ऐप्स भी इस इंडस्ट्री का ही रिजल्ट हैं? बिल्कुल सही। अगर आपके फ़ोन में ऐप स्मूथली रन हो रहे हैं, स्ट्रीमिंग चल रही है, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, तो समझ लो कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की ताकत का मैजिक चल रहा है। बच्चों आपका फ़ोन, ऐप या एप्लीकेशन, जूम या व्हाट्सएप सिर्फ एक गैजेट ही नहीं, ये है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का रिजल्ट, जिसे इंडिया दुनिया में शाइन कर रहा है। बच्चों अब चलते हैं एक क्विक रिकैप स्नैपशॉट पर, ताकि जितनी सारी इंडस्ट्रीज़ हमने अभी तक डिस्कस की वो आपको एक नज़र में याद हो जाए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जूट और शुगर,
ये सीजनल होते हैं और एग्रीकल्चर के साथ टाइटली लिंक्ड होते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील और एल्यूमिनियम, ये रॉ मटेरियल और पावर इंटेंसिव होते हैं, मतलब लोकेशन चूज़ करते वक्त रॉ मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये वाइड स्प्रेड होते हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों से ही लिंक्ड होते हैं। फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और केमिकल दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। सीमेंट इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बेस्ड होती है, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड होती है फॉर एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन डिमांड। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 1991 के पोस्ट लिबरलाइजेशन बूम के बाद बहुत रैपिडली ग्रो की और ये मोस्टली अर्बन हब्स के पास क्लस्टर्ड होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, मुंबई, चेन्नई एट्सेट्रा। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु एज हब और मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। तो बेटा आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स को हम सनराइज इंडस्ट्री भी कहते हैं, याद रखिएगा। इंडस्ट्रीज आर द इंजन्स दैट ड्राइव अ नेशंस इकोनॉमी फॉरवर्ड, मतलब इंडस्ट्रीज वो इंजन हैं जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम जूट टू जेट्स, फ्रॉम सीमेंट टू सॉफ्टवेयर, इंडियन इंडस्ट्रीज वीव द स्टोरी ऑफ ग्रोथ, मतलब जूट से लेकर जेट्स तक, सीमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर तक, इंडियन इंडस्ट्रीज बनाती हैं ग्रोथ की कहानी। बहुत खूब सर, मज़ा आ गया। थैंक्स बेटा, मज़ेदार सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इंडस्ट्रीज़ हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ये हम अब इस सेक्शन में समझेंगे। याद रखो, इंडस्ट्रीज़ में 4 तरह का पॉल्यूशन होता है, एयर, वाटर, थर्मल और नॉइज़। थर्मल पावर प्लांट्स भी मेजर पॉल्यूटर्स हैं बच्चों। पहला है एयर पॉल्यूशन। सर क्या फैक्ट्रीज के स्मोक से सिर्फ ह्यूमन्स ही इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, स्मोक और गैसेस प्लांट्स, एनिमल्स और बिल्डिंग्स को भी इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एसिड रेन से क्रॉप्स और मॉन्यूमेंट्स डैमेज हो जाते हैं। एयरबोर्न पार्टिकल्स जैसे डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट और स्मोक केमिकल्स और पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किल्न्स, रिफाइनरीज और स्मेल्टिंग प्लांट से निकलते हैं। और अगर पॉल्यूशन नॉर्म्स इग्नोर किए गए तो टॉक्सिक गैस लीक्स बहुत हैजार्डस हो सकते हैं। बच्चों आपको याद होगा ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये इसी का एग्जाम्पल है। सर बहुत पेनफुल ट्रेजेडी थी वो। हाँ बच्चों, अब तक इंडिया की सबसे डिजास्टरस ट्रेजेडी रही है वो। सर ये गैसेस ह्यूमन बॉडी में क्या इफेक्ट करती होंगी? बेटा हेल्थ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, अस्थमा, हार्ट डिजीजेस और लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इसलिए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है बेटा वाटर पॉल्यूशन। सर सिर्फ केमिकल फैक्ट्रीज ही वाटर पॉल्यूशन करती हैं क्या? मोस्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट मेजर कल्प्रिट है, लेकिन टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज भी रिवर्स में डाइज, एसिड्स, सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स जैसे लेड और मर्करी डिस्चार्ज करके वाटर को पोल्यूट करते हैं। फ्लाइंग ऐश, ऐश मतलब राख, फॉस्फोजिप्सम और आयरन स्टील स्लैग्स भी सॉलिड वेस्ट क्रिएट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन डायरेक्टली एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है बच्चों। सर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट वाटर पे कैसे होता है? गुड पॉइंट बेटा, एग्रीकल्चरल रन ऑफ में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स रिवर में जाते हैं और यूट्रोफिकेशन क्रिएट करते हैं। वाटर में एल्गी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे फिश और प्लांट्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अगला टॉपिक है बच्चे थर्मल पॉल्यूशन। सर थर्मल पॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन तब होता है बच्चों जब हॉट वाटर फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट से रिवर्स या पॉन्ड्स में ड्रेन हो जाता है बिना कूलिंग किए। इससे वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। फिश और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। सर सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज ही प्रॉब्लम है क्या? टेम्परेचर के साथ साथ बेटा हॉट वाटर में मिनरल्स और केमिकल्स भी तो मिक्स होते हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से एक्वेटिक इकोसिस्टम कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। सर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वाटर पॉल्यूशन से क्या रिलेशन है? एक्सेलेंट क्वेश्चन बेटा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी हॉट वाटर डिस्चार्ज होता है और अगर प्रॉपरली ट्रीट न किया जाए तो ये थर्मल पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है। और न्यूक्लियर वेस्ट
अगर लीक हो जाए तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। इसलिए न्यूक्लियर प्लांट्स का वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है। थर्मल पॉल्यूशन सिर्फ टेम्परेचर का इशू नहीं, केमिकल्स और न्यूक्लियर वेस्ट भी एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं बच्चों। इंडस्ट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। और अब है लास्ट कैटेगरी में नॉइज़ पोल्यूशन बच्चों। सर, सिर्फ फैक्ट्रीज ही नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। कंस्ट्रक्शन साइट्स, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉज, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक ड्रिल्स और इवन ट्रैफिक भी अनवांटेड साउंड क्रिएट करते हैं। ये साउंड इरिटेशन, स्ट्रेस और एंगर का मेजर सोर्स होती हैं। सर, नॉइज़ पोल्यूशन से हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता होगा? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से हियरिंग इम्पेयरमेंट, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट और स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस हो जाते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज़ में नॉइज़ कंट्रोल मेजर्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। इंडस्ट्रीज़ इकोनॉमी को चलाती है, लेकिन साथ ही साथ इन्वायरमेंट का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी होता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट स्लाइड और सेकेंड लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर में हम यही देखेंगे। समझ आ गया सर? बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों, अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कंट्रोल की। याद रखें, 1 लीटर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर 8 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर सकता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडस्ट्रीज़ और हम मिलके फ्रेश वाटर और इन्वायरमेंट को बचाएं। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। सर, हम फ्रेश वाटर का पॉल्यूशन कैसे कम कर सकते हैं? बहुत सिंपल है बेटा, कुछ मेथड्स को इस्तेमाल करके, जैसे वाटर रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग। इंडस्ट्री में वाटर को 2 या 3 बार यूज़ करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडस्ट्री के लिए फ्रेश वाटर का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, हॉट वाटर और केमिकल वेस्ट को रिलीज करने से पहले ही ट्रीट कर देना। सर, ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे होता है? 3 फेजेस होते हैं बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिकल प्रोसेस जैसे स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्चुलेशन, सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेस्ट डिग्रेड करते हैं। टर्शियरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्लस केमिकल प्लस फिजिकल प्रोसेसेस जिसमें वेस्ट वाटर को रिसाइकिल भी किया जा सकता है। ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन। सर, इंडस्ट्रीज बहुत ग्राउंड वाटर यूज़ करती हैं क्या? ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करती है? अगर इंडस्ट्रीज ओवर ड्रॉ करेंगी तो वाटर टेबल रिड्यूस हो जाता है बच्चों, और वाटर स्केर्सिटी बढ़ जाती है। इसलिए लीगल रेगुलेशन और मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में बच्चों, सर, स्मोक और पार्टिसिपेट मैटर का कंट्रोल कैसे करते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए? बहुत अच्छे बेटा। स्मोक और डस्ट को रिड्यूस करने के लिए फैक्ट्रीज में यूज़ होता है स्मोक स्टैक्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के साथ फिट किया जाता है। फैब्रिक फिल्टर्स लगाए जाते हैं, स्क्रबर्स होते हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स होते हैं। फ्यूल सब्स्टिट्यूशन, कोल की जगह ऑयल या गैस का इस्तेमाल करना। ये मेथड्स एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। ओके सर। और लास्ट में है नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल। सर, नॉइज़ को रिड्यूस कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। जनरेटर्स और मशीनरी को साइलेंसर्स के साथ यूज़ करना, मशीन्स को रिडिज़ाइन करके एनर्जी एफिशिएंसी और नॉइज़ कंट्रोल करना, नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स को लगाकर इस्तेमाल करना। ये सब स्ट्रेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट और हेल्थ इश्यूज़ को रिड्यूस करते हैं। वाह सर, समझ गया। बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हो फिगर 6.7 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फरीदाबाद, जिसमें दिखाया गया है यमुना एक्शन प्लान। ये प्लांट पॉल्यूटेड वाटर को ट्रीट करके सेफ वाटर बनाता है और उसके बाद इसका पानी यमुना में रिलीज किया जाता है। प्रोसेस में 3 स्टेजेस होती हैं बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी लार्ज सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, सेकेंडरी माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट कराता है, टर्शियरी केमिकल एंड फिजिकल ट्रीटमेंट को सेफ वाटर बनाता है। इससे रिवर पॉल्यूशन कम होता है और एक्वेटिक लाइफ भी बचती है।
हम घर में भी वेस्ट वाटर रीयूज़ करके हेल्प कर सकते हैं बच्चों। ओके सर। बच्चों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट का बैलेंस। हमारा गोल ये होना चाहिए कि इंडस्ट्री से प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। बच्चों, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जो कि एक मॉडल एग्जाम्पल है। पर उससे पहले आपके सामने स्क्रीन पर मेजर आईटी पार्क्स ऑफ इंडिया का मैप दिया हुआ है। इसको भी याद करने के लिए आपके सामने एक बड़ी आसान सी ट्रिक मैंने लगा रखी है। स्मार्ट मैन नेवर जंप, ग्रेट आइडियाज मेक पीपल बिजी, थिंकिंग हार्ड, वेरी ब्रिलियंट, नॉलेजेबल का है। थोड़ा सटपटा सा है, लेकिन आप अगर इसको याद करेंगे तो आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। पहले लेटर से आप उस जगह के नाम को रिकॉल कर पाएंगे। सिर्फ मैप पे प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे मार्क करना है, और मैप के 5 मार्क्स पक्के। मेमोरी ट्रिक क्या थी? S for Srinagar, M for Mohali, N for Noida, J for Jaipur, G for Gandhinagar, I for Indore, M for Mumbai, P for Pune, B for Bengaluru, M for Mysuru, T for Thiruvananthapuram, C for Chennai, H for Hyderabad, B for Visakhapatnam, B for Bhubaneswar, K for Kolkata and G for Guwahati। जैसा कि बच्चों हम बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, जो कि एक मॉडल एग्जाम्पल है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो एक बहुत मेजर पावर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली इंडिया की टॉप कॉरपोरेशन है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करती, बल्कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने में भी काफ़ी आगे है। एनटीपीसी के पास बच्चों ISO EMS 14001 सर्टिफिकेशन है, जो कि क्वालिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसके पास मौजूद है। सर, एनटीपीसी जो बिजली बनाता है वो एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्ट करता होगा? बहुत इंटरेस्टिंग मेथड से बच्चों। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, लेटेस्ट टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं और एग्जिस्टिंग मशीन्स को अपग्रेड करते हैं। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, ऐश मतलब राख का मैक्सिमम यूज़ करना इंस्टेड ऑफ सिंपली डंपिंग। ग्रीन बेल्ट्स, प्लांट्स के आसपास ग्रीनरी मेंटेन करना। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना और इकोलॉजिकल बैलेंस को मजबूत करना। पॉल्यूशन कंट्रोल, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकल सिस्टम और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, ऑनलाइन डेटाबेस और रेगुलर रिव्यूज से हर पावर स्टेशन का एनवायरमेंटल स्टेटस ट्रैक करना। इतना ज़्यादा एडवांस लेवल पे एनटीपीसी अपने सिस्टम को ऑपरेट करता है बच्चों। सर, इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव है बच्चों। पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, वाटर और लैंड सेफ रहते हैं और फ्लोरा फौना भी प्रोटेक्टेड रहती है। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेस्ट एग्जाम्पल ही तो हैं। एनटीपीसी का अप्रोच दिखाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को साथ साथ बैलेंस किया जा सकता है। बड़ी अमेजिंग कॉरपोरेशन है सर, सच में बच्चों। एनटीपीसी शोज द वे और हमें सिखाती है कि प्रोग्रेस और एनवायरनमेंट दोनों साथ में पॉसिबल है। एनटीपीसी के इस शानदार मैनेजमेंट को एक एग्जाम्पल से आपकी बुक में समझाया गया है बच्चों। आपकी स्क्रीन पर रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट, जिसकी लोकेशन रामागुंडम तेलंगाना की है, आपके दिखाई दे रही होगी। टाइप है बच्चों इसका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इंपॉर्टेंस क्या हुई? साउथ इंडिया का ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्लांट है, इसलिए इसको समझना यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या है? यहाँ पर कोल बर्न होता है, स्टीम बनती है, स्टीम टरबाइंस को चलाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ऐश मतलब राख जनरेट होती है, ऐश पॉन्ड्स में स्टोर या रीयूज़ किया जाता है। इन्वायरमेंटल मेजर्स की बात करें तो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट है, कोल के ऐश को सेफली स्टोर या रीयूज़ करना, वाटर रिसाइकलिंग, कूलिंग में यूज़ हुआ वाटर दोबारा यूज़ करना, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, स्मोक और डस्ट कंट्रोल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है बच्चों क्योंकि ये तेलंगाना और नेबरिंग स्टेट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पावर नीड्स को भी पूरा करता है। एंड लाइन बच्चों क्या हो सकती है फिर इस टॉपिक की या इस चैप्टर की? कि हमने देखा कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, चाहे वो एग्रो बेस्ड हो, मिनरल बेस्ड हो, केमिकल हो, सीमेंट हो, ऑटोमोबाइल हो या आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इंडस्ट्रीज़ ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं
बल्कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर देश को फॉरेन एक्सचेंज भी प्रोवाइड करती हैं और एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करती हैं। और हमेशा याद रखना है, फ्रॉम जूट्स टू जेट्स, फ्रॉम सीमेंट टू सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्रीज आर द इंजन्स दैट ड्राइव द नेशंस इकोनॉमी फॉरवर्ड। तो चाहे कॉटन हो या स्टील, शुगर हो या सॉफ्टवेयर, इंडिया की इंडस्ट्रीज हमारी ग्रोथ की कहानी को वीव करती हैं बच्चों, बुनती हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो मुझे लगता है ज़रूर आया होगा, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ।